डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका विजन आ पाना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे मैनेज करेगा, ये क्या करेगा। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। जो छोटे बच्चे थे मेरी एज के उस वक्त, वो जाते थे स्कूल में, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना रहता था। मुझे इतने सारे टेस्ट्स और MRIs थी। मैं कहता था कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जो मैं रेडिएशन ले रहा हूँ तो मेरी लाइफ का ये सिचुएशन जल्दी ही टल जाएगा। पर मुझे एक और शूट करना था। ये शूट था सोनी टीवी के लिए और शार्क टैंक इंडिया के लिए। 2019 में मेरा सेकंड ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं 12 साल का हूँ। मेरा विजन नहीं है, पर मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट आपका विजन होता है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का भी विजन होता है। जैसे आँखों का विजन ना होने पर ठोकर खाने की संभावना होती है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ का विजन ना होने पर लाइफ में ठोकर खाने की संभावना होती है। और शायद आज यही सोच मुझे यहाँ तक लाई है कि मैं आज आप सभी के सामने अपनी जर्नी और अपनी लाइफ के कुछ पन्ने इस मंच से साझा करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा अपने लाइफ के 4 यानी 4 Ds के बारे में। डिसेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिफिकल्टीज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए सबसे पहले डिसेबिलिटीज को समझते हैं। इसके लिए चलते हैं 12 साल पहले 15 जनवरी 2011 को। मेरा जन्म 15 जनवरी 2011 को पुणे में हुआ और जन्म से ही मैं एक नॉर्मल बच्चा था। समय के साथ मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और समय अच्छा गुजर रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा फर्स्ट बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाया और मेरे फर्स्ट बर्थडे के 2 मंथ्स बाद, जब मैं ऑलमोस्ट 14 मंथ्स का हो गया था, तब मेरे पेरेंट्स ने कुछ नोटिस किया। मैं क्रॉल करते करते नीचे गिर जाता था या टकरा जाता था। मेरी जो आई बॉल्स है वो एकदम बीच में आ जाती थी, जिसे स्क्विंट पोजीशन कहते हैं। तो मेरी आई से स्क्विंट हो जाती थी और इस पर मेरे पेरेंट्स ने तुरंत एक्शन लिया और मेरे पीडियाट्रिशियन को रीच आउट किया। डॉक्टर ने जब मेरी आंखों पे टॉर्च से रोशनी डाली तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी आईज ब्लिंक नहीं हो रही हैं। उन्होंने तुरंत हमें रिकमेंड किया कि न्यूरोलॉजिस्ट को रीच आउट करें और हमने भी वैसा ही किया। न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें MRI रिकमेंड किया और जब हमने वो करवाया तब हमें पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा रेयर टाइप का ब्रेन ट्यूमर था, क्रैनियोफ्रैंजिमा ब्रेन ट्यूमर, जो कि एक गांठ थी जो ऑप्टिक काइज्मा पर हो गई थी। ऑप्टिक काइज्मा वो जगह है जहाँ पर दोनों आंखों की नसें एक साइड ज्वाइंट होती हैं और वहीं पर इमेजेस बनती हैं। चूंकि ऑप्टिक काइज्मा पर हो गया था और इसने मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका विजन आ पाना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने थी और मेरे पेरेंट्स के सामने थी वो थी मेरी स्कूलिंग। नॉर्मल स्कूल्स मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास बहुत से क्वेश्चंस थे कि ये कैसे मैनेज करेगा, ये क्या करेगा। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि डिसेबल लोगों को हटाकर हम सोसाइटी नहीं बना सकते। एक जैसे लोगों को रखकर हमें डिसेबल लोगों को मेन स्ट्रीम में लाकर डिसेबल लोगों को साथ में लेकर चलेंगे, तभी हम एक सोसाइटी बना पाएंगे। ऐसे एक सोसाइटी नहीं बन सकती। पर फाइनली हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरी होम स्कूलिंग होगी और होम स्कूलिंग से मुझे फ़ायदा ये होता था कि मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे पाता था और उसी के साथ साथ मैं अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर पाता था। डिफ़िकल्टीज तो बहुत आती थी इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, पर मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि ज़िंदगी तो एक संघर्ष है, फिर क्यों हम सोचें कि सब रहे हमारे बस में। डिफ़िकल्टीज तो सबको होती हैं, किसी की दिखती है तो किसी की नहीं दिखती है, और अगर हम डिफ़िकल्टीज पर ध्यान देते रहेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमें डिफ़िकल्टीज को इग्नोर करना है और डिफ़िकल्टीज को जब हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तभी हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और जो छोटे बच्चे थे मेरी एज के उस वक्त, वो जाते थे स्कूल में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे, पर मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना रहता था।
मुझे इतने सारे टेस्ट्स और एमआरआईज थी। तो मैं जब भी सुबह उठता था तो मेरी मम्मा कहती थी चलो बेटा आज हॉस्पिटल जाना है। मैं बहुत खुश हो जाता था, ओ वाह हॉस्पिटल जाना है, ये मुझे लगता था कि हॉस्पिटल घूमने की जगह है, हम वहाँ पे बार बार जा रहे हैं। मुझे डॉक्टर से, इंजेक्शन से, एमआरआई से बिल्कुल डर नहीं लगता है। इनफैक्ट देखा जाए तो आज भी मुझे पता है कि हॉस्पिटल क्या होता है, वहाँ हम क्यों जाते हैं, पर आज भी मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। मेरी गुजारिश है हर ज़र्रे से मुझे तोड़ने की कोशिश ना करो। मैं वो शख्स हूँ जिसे तोड़ोगे तो फिर जुड़ जाऊंगा, गिराओगे तो फिर उठ जाऊंगा और बिखेरोगे तो फिर संवर जाऊंगा। समय के साथ साथ मैं होम स्कूलिंग में पढ़ रहा था और बढ़ रहा था। और आप जानते हैं 2019 में मेरे साथ क्या हुआ? 2019 ये वो साल है जहाँ पे मेरे एक नई शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि कैसे। 2019 में मेरा सेकंड ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और मेरा ऑपरेशन किया गया सीएमसी वेल्लोर में, जहाँ पे ऑपरेशन के बाद मैं रेडिएशन लेने के लिए रूबी हॉल हॉस्पिटल में आया। ये सेम टाइप का ब्रेन ट्यूमर था जो सेम जगह पे हुआ था। तो मैं जब रेडिएशन लेने आया तब डॉक्टर्स ने मुझे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे कि मुझे ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, पर भाई गॉड ग्रेस मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस थोड़े से सर के बाल उड़ गए थे विच इज़ यूजुअल, और हुआ भी तो मुझे पता नहीं चला। रेडिएशन के बाद मैं आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में रहता था। डॉक्टर्स मुझे नोटिस करते थे, इसी बीच मैं डॉक्टर्स से बातचीत करता था। तो एक वीक में ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे नोटिस किया और फिर वो मेरे पास खुद आते थे और पूछते थे मुझसे कि तुम कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। मैं कहता था कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जो मैं रेडिएशन ले रहा हूँ तो मेरी लाइफ का ये सिचुएशन जल्द ही टल जाएगा। तो इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि 8 साल का बच्चा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, और ऐसा होने लगा कि अंत में डॉक्टर्स एक वीक के बाद मेरी मम्मा के पास आते थे और कहते थे मेरी मम्मा से कि क्या हम इसे ले जा सकते हैं। वो मुझे अपने पेशेंट के पास ले जाते थे और वो मेरे थ्रू पेशेंट्स को मोटिवेट करते थे कि अगर ये 8 साल का बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा है तो आप क्यों हिम्मत खो रहे हैं। मैं भी उन्हें मोटिवेट करता था कि आप पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ का ये फेज जल्दी ही टल जाएगा। फिर ऐसे ही मुझे मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हुए। मैं रूबी हॉल के डिफरेंट कैंपेन्स में और बोन मैरो डोनेशन ड्राइव्स में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाने लगा। और इसी बीच मुझे मौका मिला रेडियो मिर्ची में 1 घंटे का शो होस्ट करने का एज अ आरजे, चिल्ड्रंस डे के अवसर पर 14 नवंबर को। और इसके बाद मैंने एडमिशन लिया होम फॉर द ब्लाइंड बॉयज पुणे स्कूल में। ये मेरा पहला स्कूल था जहाँ पे मैंने ब्रेल सीखा और ऐसी और भी कई चीज़ें सीखी। यहीं पे मेरी मुलाकात थिंकरबेल लैब्स से हुई। थिंकरबेल लैब्स के फाउंडर मेंबर्स आए थे मेरे स्कूल में एनी की स्मार्ट क्लास इंस्टॉल करने। तो मैं उनसे पूछता था कि एनी की स्मार्ट क्लास क्या है, एनी कैसे काम करते, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी स्मार्ट क्लास हो सकती है क्या। मेरी क्यूरियोसिटी देखकर वो मुझे एनी की स्मार्ट क्लास में ले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो स्मार्ट क्लास जो थी वो 5th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए थी, वो टेस्टिंग। बट मैं 3rd स्टैंडर्ड में था उस वक्त और मैंने वहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा ओ वाह तुमने तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लॉकडाउन में वो मेरे साथ कंटिन्यूस टच में थे कि वो जानना चाहते थे कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, मैं या मेरे जैसे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के पास तो ऑनलाइन क्लासेस थी। इसी बीच 2021 में फिर मैंने एनी के लिए कुछ शूट्स किए और फिर मुझे एक और बार फ़ोन आता है। इस बार मुझे एक और शूट करना था। ये शूट था सोनी टीवी के लिए और शार्क टैंक इंडिया के लिए। मुझे नहीं पता था कि शार्क टैंक इंडिया क्या है और इसमें कौन कौन जजेस हैं। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एनी को डेमोन्स्ट्रेट करना है एज अ एंड यूज़र, जो कि एनी मेरे पास है, और मुझे ब्रेल के बारे में बताना है। तो मैंने वहाँ पे शार्क्स के सामने एनी को डेमोन्स्ट्रेट किया और शार्क्स को भी वो बहुत पसंद आया। एनी को डेमोन्स्ट्रेट करना है और ब्रेल के बारे में बताना है। आप डेस्टिनी तो देखिए कि
मैं सिर्फ कुछ ही महीने स्कूल जाता हूँ। इसी बीच मेरी मुलाकात थिंकरबेल लैब से होती है और लॉकडाउन लग जाता है और इसके बाद मुझे ये मौका मिला। शार्क टैंक से मुझे पता चला कि आप बस कोशिश करते रहिए और समय आपको मौका देगा। जब समय आपको मौका देगा तब आप समय पर अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। बस आप कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने शार्क्स के सामने एनी को डेमोन्स्ट्रेट किया और शार्क्स को भी वो बहुत पसंद आया। तो मुझे ऐसा लगता है हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो शार्क टैंक के बाद एक मेजर डिफरेंस रहा मेरे लिए कि मेरा एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में हो गया और अब मैं बस से स्कूल जाता हूँ। मेरा एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिफरेंस था। शार्क टैंक के बाद और थिंकरबेल लैब से कोलैबोरेट करने के बाद मुझे और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे मुझे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, हमारे देश के माननीय रेल मंत्री जी से, और साथ ही साथ मुझे बीके शिवानी दीदी से भी मिलने का मौका मिला। फिर मैंने मन में सोचा कि मैं दुनिया को नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। मैं दुनिया को नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, पर दुनिया ने मुझे देख लिया, ये भी कोई कम बात नहीं। अपनी होम स्कूलिंग के दौरान मैं 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता था, यहाँ तक कि आज भी मैं करता हूँ पढ़ाई के अलावा, कि स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूज़िक। स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तब आपकी समस्या तो ख़त्म नहीं होती है, पर आपको उसे फेस करने का स्ट्रेंथ ज़रूर मिल जाता है, उसे फेस करने की पॉजिटिविटी ज़रूर मिल जाती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो बहुत से उदाहरण है, जैसे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। ये अपनी ज़िंदगी आराम से स्वर्ग में जी सकते थे रहकर, पर वो धरती पे आए और मानवता को उन्होंने एक उदाहरण दिया कि धरती जो है, लाइफ जो है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ज़िंदगी उलझनों का नाम है और इसे सुलझाना हमारा काम है। तो इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ सीखी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एवरीथिंग। मैंने तो श्रीमद् भगवद गीता का कोर्स भी किया हुआ है और श्री राम रक्षा स्तोत्र जो है मैं आपको महज 4 से 5 मिनट में सबसे कम वक्त में सुना सकता हूँ। तो पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एवरीथिंग, तो उसमें आपको बस जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको जी जान लगा देनी है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर नहीं तो फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, जैसा कि मैंने अपने केस में किया। मेरे केस में मेडिकल साइंस में अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसे एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। और इसी के साथ साथ समय की भी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है, समय भी एक न एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। तो समय की भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन या डिफ़िकल्टी हमारे अचीवमेंट्स में इनका योगदान हमारे अचीवमेंट्स में नहीं होना चाहिए। हम जो अचीव करना चाहते हैं, हमें हमारा गोल अचीव करने से ये सब चीज़ें नहीं रोक सकती। हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों से हमें खुद को ऊपर उठाना है। तो अंत में अपने जीवन को आधार रखकर मैं कुछ लिखी गई पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि जिंदगी तो चुनौतियों का नाम है, परीक्षा लेना इसका काम है। मुश्किलें हो रास्तों में तो क्या, कांटे बिछे हो राहों में हजारों तो क्या। कुछ पाने की जिद को अपना जुनून बना लो, हार जीत ही जिंदगी के मायने हैं ये सबको बता दो। तुम्हें कोई कम समझने की भूल ना करे, ऐसा अपना वजूद बना लो। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जर्नी और मेरी लाइफ के कुछ पन्ने पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन
हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।